ओके तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के ठीक है आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। मतलब जो हम लोग हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, ठीक है, और खाना जब हम लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। अब ये जो टॉपिक है यार, ये तो मेरे काफ़ी क्लोज है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था, जब मैं छोटा क्लास 10th का बच्चा था, तो जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था तो मुझे इंटरेस्ट आया बायोलॉजी में। उससे पहले 9th क्लास 8th क्लास में कुछ नहीं आया था, बट 10th क्लास में मुझे इस टॉपिक को लेके काफ़ी इंटरेस्ट आया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने पे। और उसके बाद मैंने क्या करी, बायोलॉजी ली। तो ये वो टॉपिक है जिसने मुझे बायोलॉजी लेने के लिए इंस्पायर किया, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्टिंग भी लगे आपको। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमें कैसे पढ़ना है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं, उसको मतलब वो बताने के लिए कि यार ऑब्वियसली ना कि कैसे कैसे बता रहेगा। तो ये एक्टिविटी को समझाने के लिए मैंने ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस वीडियो में आपको ये एक तरीके से पूरा एक गैस्ट्रिक, ये अभी पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें, तो बाइफरकेट करके बना रखा है कि ये करता है, ये करता है, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। उसके बाद ये डायग्राम बना रखा है, और एक ये बहुत ही अच्छा डायग्राम बना रखा है, इसमें मुझे बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो एक लाइक कर देना यार, क्योंकि मेहनत लगती है इसको करने में, ठीक है। हाँ, तभी लाइक करना जब समझ में आएगा। तो डायग्राम का क्या करना ना, आपने समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक ये डायग्राम बना रखा है, फिर मैंने यहाँ पे नीचे बता रखा है, फिर ये लास्ट में विलाय वगैरह बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको लाइन लाइन करके पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम की। डाइजेस्ट सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। माउथ से शुरू होती है वो ट्यूब और एनस तक जाती है। इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट ट्यूब हैव डिफरेंट पार्ट। ट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और ट्यूब के हर एक पार्ट जो है वो उसका अलग अलग फंक्शन होता है। वट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर अवर बॉडी। फूड जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसके साथ क्या होता है वो हमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो ये प्रोसेसेस हैं, इसको हमें इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। अच्छा, डिस्कस करने से पहले हम फटाफट ना डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स पार्ट्स देख लेते हैं। वैसे तो अपने को पता है डाइजेस्ट सिस्टम देखो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल, एक तरफ एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी तरफ हो जाती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो ये पूरी ट्यूब आ जाएगी जिसमें ईसोफेगस आएगा, ठीक है। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई एलिमेंट्री कैनाल। दूसरी तरफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी हो गई, लीवर हो गई और पेनक्रियाज हो गई, ठीक है। ये डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इस तरीके से हमने डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डायग्राम की मदद से देख लिया। चलो अब हमें यहाँ तक हो गया था। हाँ, अब हमें एक एक्टिविटी देखनी है, समझनी है एक्टिविटी ना। तो एक्टिविटी 6.3 में क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले क्या लो, दो टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब ए और एक टेस्ट ट्यूब बी। और टेस्ट ट्यूब ए और बी के अंदर मैंने क्या डालना है, पहले स्टेप में 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन डाल देना है। दोनों में स्टार्च सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। सेकंड में मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में 1 ml सलाइवा डाला, बट किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए के अंदर डाला। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर मैंने सलाइवा नहीं डाला, ठीक है। और फिर इनको क्या किया, दोनों ट्यूब्स को 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दिया, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ पहले इसको समझ लेते हैं, हुआ क्या। पहले वाले मैंने टेस्ट ट्यूब में स्टार्च डाला था और उसके बाद मैंने सलाइवा डाल दिया। अब देखो टेस्ट ट्यूब ए की बात हो रही है, ये स्टार्च है और स्टार्च है, तो फिर मैंने सलाइवा भी डाल दिया उसमें। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है क्या, SA, विच इज सलिवरी अमाइलेज। सलिवरी अमाइलेज होता है। तो ये सलिवरी अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च है उसको ब्रेक कर देता है किसमें, माल्टोज में। तो होगा क्या, जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए थी उसके अंदर जो स्टार्च था, उस स्टार्च के साथ सलाइवर रिएक्ट करेगा, मतलब सलिवरी अमाइलेज रिएक्ट करेगा और वो स्टार्च को ब्रेक कर देगा माल्टोज में, ठीक है। सेकेंड वाला जो केस है उसमें मैंने क्या लिया था, स्टार्च लिया था पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में मैंने उसमें सलाइवा नहीं डाला था, तो उसके अंदर स्टार्च का स्टार्च जो है वो एज इट इज रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने सलाइवा नहीं डाला, ठीक है। ये हो गया। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाली टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है, दोनों में डाली आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा समझना, आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है,
आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो ये स्टार्च है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है। तो आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ मिलता है और क्या करता है, एक रिएक्शन शो करता है जिसकी वजह से कलर आता है, क्या, ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, ठीक है, सॉल्यूशन को। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो देखो अब वो पूछ रहे हैं इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। तो किस में आपको कलर चेंज दिखेगा। अब बात समझना, पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर तो स्टार्च बचा नहीं, क्योंकि स्टार्च तो कन्वर्ट हो गया ना माल्टोज में। तो जब हम उसमें आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन को कुछ मिलेगा ही नहीं ना, मतलब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च तो पहले ही टूट चुका है माल्टोज में। तो आयोडीन को स्टार्च नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आएगा टेस्ट ट्यूब ए में। ठीक है, सेकेंड वाले केस में क्या है, स्टार्च है और स्टार्च ब्रेक हुआ नहीं क्योंकि उसमें हमने सलाइवा डाला नहीं था, तो स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और ब्लू ब्लैक कलर जो है मुझे ऑब्जर्व हो जाएगा। तो वो कह रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, तो टेस्ट ट्यूब बी में मुझे मिलेगा। ठीक है, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द टू टेस्ट ट्यूब। तो किस में स्टार्च प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब ए में जो स्टार्च था वो सलीवरी अमाइलेज की मदद से माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ द सलाइवा ऑन स्टार्च। तो ये हमने क्यों पढ़ा, ये हमने एक्टिविटी क्यों पढ़ी, इससे मुझे पता चलता है कि जो सलाइवा रहता है हमारा, जो माउथ में निकलता है सलाइवा, ठीक है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलीवरी अमाइलेज, जो हमारे स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है किसमें, माल्टोज में। ठीक है, तो अब ये एक्टिविटी हो गई, चलो अब आगे देखते हैं। वी ईट, हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड को खाते हैं विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। हम डिफरेंट टाइप का खाना खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं तो वो सेम डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ही जाएगा। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर एंड ऑफ सेम टेक्सचर। जो फूड जब हम खाते हैं, ठीक है, नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर। क्या है, हम जो भी खाना खा रहे हैं नेचुरली, जो हमें मतलब खाना मिल रहा है, ठीक है, वो फाइनली किस चीज़ का बना है, सेम पार्टिकल्स का बना है। सेम पार्टिकल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बना है और लगभग उनका सेम टेक्सचर रहता है। दिस इज अचीव बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टूथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाना हमने खाया उसको हम क्या करेंगे, दांतों से तोड़ देंगे, तो उसको क्रश कर दिया। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज स्मूथ, अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो लाइनिंग है वो बड़ी स्मूथ है, तो इसलिए फूड को ना थोड़ा गीला होना चाहिए ताकि वो आसानी से पास हो सके, है ना, मेक इट पैसेज स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। तो हमने कुछ, जब हम कुछ खाने लगते हैं तो हमारा माउथ में, मुंह में पानी आ जाता है। ये एक्चुअली पानी नहीं है बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, इसे सलाइवा बोलते हैं, जो किससे सिक्रीट होता है, सलिवरी अमाइलेज से सिक्रीट, सलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो सलिवरी ग्लैंड का मिलती हैं, चिक्स में मिलती हैं, बिलो द टंग मिलती है। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। तो जो हम खाना खाते हैं ना वो उसका ना नेचर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इफ इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो ये कॉम्प्लेक्स है, फूड हो गया। कॉम्प्लेक्स फूड को भाई ब्रेक होना पड़ेगा स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तभी क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो पाएगा, मतलब ब्लड में आ पाएगा और हमारी बॉडी को मिल पाएगा, हमारी बॉडी के अंदर ही खाना एक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होना, इसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी मदद से होता है, एंजाइम्स की मदद से। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था ना, एंजाइम्स आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलिवरी अमाइलेज, ये मैंने देख लिया वहाँ पे, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, विच इज एन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ शुगर। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेक डाउन किस में होता है, सिंपल शुगर में हो जाता है। किसकी मदद से, सलिवरी अमाइलेज की मदद से, जो कि एक एंजाइम है। ठीक है, द फूड इज मिक्स थॉरली विद द सलाइवा। अब फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिल जाता है, मूव्ड अराउंड द माउथ, पूरे माउथ में घूमता है फूड और वो मिक्स हो जाता है, वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, और मस्कुलर टंग उसको पूरा घुमाती है इधर उधर, जिससे खाना जो है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब खाने का क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलर मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलर मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। ये जो क्या बोलते हैं, जो ये फूड है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल में धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे जाएगा तो क्या होगा, हर एक पार्ट में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपरली चलेगी।
ठीक है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ अ मसल्स, अभी जो लाइनिंग है कैनाल की है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग जो है उसमें क्या होती है, मसल्स होती है, जो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अच्छा, ये खाना जो है यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये आगे खाना कैसे जा रहा है, ये एक मूवमेंट की वजह से जाता है। देखो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, अरे हाँ चित्र बनाता हूँ ना, देखो ये हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है ऐसे, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसे है, तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो खाना होगा वो नीचे जाने लगेगा। तो ये जो ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना, जिसकी वजह से खाना आगे जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि क्या होता है, ऑल अलोंग द गट, पूरी की पूरी गट, मतलब पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में खाना आगे कैसे जाता है, बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। तो ये रहा माउथ, ये रहा स्टमक, कौन लेके गया खाने को यहाँ से यहाँ नीचे तक, हमारा ईसोफेगस जो कि फूड पाइप है, ठीक है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, स्टमक की लार्ज ऑर्गन है, जैसे उसके अंदर खाना आता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फुल जाता है ना, जिससे खाना उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ पाता है। अब मस्कुलर वॉल जो रहती है स्टमक की, वो किस में हेल्प करती है, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो होता क्या है, जो मस्कुलर वॉल रहती है स्टमक की, वो क्या करती है, फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ प्रॉपरली मिक्स होने में हेल्प करती है, ठीक है। तो स्टमक ऐसे ऐसे मूव करता है, जिसे बोलते हैं चरिंग मूवमेंट। उसकी वजह से क्या होता है, खाना जो है वो एंजाइम्स के साथ प्रॉपरली क्या हो जाता है, मिल जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। These digestion functions are take care of by the gastric gland present the wall of the stomach। अभी जो वॉल है ना स्टमक की, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक वर्ड यहाँ पे आएगा तो इट इज़ रिलेटेड टू स्टमक। तो यहाँ पे स्टमक में जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है क्या रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को, फिर एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे पेप्सिन बोलते हैं, जो हम खाने में प्रोटीन खाएंगे ना उसका ब्रेकडाउन ये पेप्सिन करेगा, और साथ में म्यूकस को भी सिक्रीट करती है। तो तीन चीज़ें स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलती है, पहला इज HCl, दूसरा HCl हो गया एसिड है, म्यूकस जो लेयर हो जाती है एक, और पेप्सिन, पेप्सिन क्या एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब पहले बात करते हैं HCl की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, HCl की वजह से क्या होता है, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम मिलता है, विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। देखो अगर पेप्सिन को काम करना है, ठीक है, अगर पेप्सिन को प्रोटीन को तोड़ना है, अगर पेप्सिन को प्रोटीन को तोड़ना है स्टमक में, तो पेप्सिन को कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तभी पेप्सिन काम कर पाएगा। तो ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, HCl। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझो, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम जब निकलता है ना पेप्सिन, तो वो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में निकलता है, ये बुक में दिया नहीं है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जब एंजाइम ही निकलता है तो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में निकलता है, विच इज़ इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन में, जो कि क्या है एक एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। तो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन, एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन। तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनना कैसे, HCl की मदद से। सेकंड यहाँ पे क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसका ब्रेकडाउन कौन कर रहा है, पेप्सिन ब्रेकडाउन कर रहा है, ये हमने देखा, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बना, अब पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा किसमें, प्रोटियोजेज एंड पेप्टॉन्स में, ये प्रोटीन की ब्रेक होने के बाद जो फॉर्म बनी वो है। थर्ड क्या है, म्यूकस। म्यूकस किस में हेल्प करता है, हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ HCl। ये स्टमक है, ठीक है। तो क्या होगा, स्टमक के अंदर क्या है, एसिड प्रेजेंट है। अभी एसिड हमारे हाथ में गिर जाएगा तो हाथ तो जल जाएगा, बट हमारे स्टमक के अंदर ही एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। बट हमारा जो स्टमक है वो क्या होता है, जलता नहीं है, मतलब उसमें वो जलता नहीं है ना ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जिसका नाम क्या रहता है, यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जिसका नाम रहता है म्यूकस, ठीक है। ओके, तो व्हाट अदर फंक्शन, ये कलर कैसे चेंज हो गया, एक मिनट, हाँ, व्हाट अदर फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड। तो एसिड का एक काम तो क्या है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन की फॉर्म में, पेप्सिन में कन्वर्ट करना। दूसरा फंक्शन क्या है, जो HCl होता है वो किल करता है
किसी भी बैक्टीरिया को जो हमारे खाने के साथ आ जाता है। हमने खाना खाया तो खाने के साथ कोई बैक्टीरिया आ गया, अब उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? HCl। ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। और मुझे पता है कि भाई जब म्यूकस है वो क्या करेगा? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा एसिड से। अब यहाँ पे एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है पेप्टिक अल्सर। आप में से हो सकता है कई लोगों ने सुना, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा, बट क्लास 9th में दे रखा है। एक चीज़ सर्च करना, सर्च करके बताना कमेंट करके मुझे, क्योंकि डायरेक्टली मेरे को मैसेज आ जाएगा कि व्हाट इज H. पाइलोरी। H. पाइलोरी क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका नाम है। वैसे क्लास 9th में थोड़ा छुपा हुआ है डिजीज़ वाले चैप्टर में, क्लास 9th में। तो देखो क्या है, एक कंडीशन है जिसमें म्यूकस जो है वो क्या हो गया? कम बन रहा है और HCl ज़्यादा बन रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? स्टमक डैमेज होना शुरू हो जाएगा ना। तो स्टमक डैमेज होगा तो क्या होगा? उसमें घाव हो जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं आप। तो अब क्या है? हैव ऑफन हर्ड, लाइन कहाँ है? हाँ, वी से शुरू है ना, वी। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी हो गई, ऐसे बोलते हैं ना। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस अवर? तो ये तभी होगा जब एसिड जो है वो ज़्यादा बनने लगेगा। एसिड ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा? एसिड ना ऊपर को रिफ्लेक्स करता है, मतलब स्टमक से एसिड किधर आने लगता है? ईसोफेगस की तरफ आने लगता है। GERD सर्च करना, ठीक है, इसके लिए आप। तो एसिडिटी हो जाती है ना, तो उसके लिए फिर क्या खाते हैं? इनो बेस वगैरह खाते हैं। द exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscles which release it in small amount into the small intestine। देखो, ये इसोफेगस से यहाँ से खाना आया, ठीक है। अब खाना जो है यहाँ से कहाँ चले गया? स्टमक में चले गया। और ये कैसे जाता है? यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होती है? ऐसे सर्कुलर मसल होती है, ऐसे करके सर्कुलर मसल। तो ये सर्कुलर मसल अगर बंद हो गई तो खाना आगे नहीं जाएगा, ये खुल गई तो खाना आगे जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? पहला आता है ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये खुलेगा तो खाना ईसोफेगस से कहाँ आ जाएगा? स्टमक में, यहाँ भर गया पूरा स्टमक में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एक और स्फिंक्टर आता है, इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इस पार्ट को, स्टमक के इस पार्ट को पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। जैसे ही खुलेगा तो खाना यहाँ से कहाँ चले जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वही चीज़ उसने यहाँ पे बोल रखी है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चले गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत मेन है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो बहुत छोटी सी जगह पे ये बहुत ज़्यादा ऐसे घूम के क्या हो गया? वहाँ पे आ गई है। लंबी होती है बहुत ये स्मॉल इंटेस्टाइन, बट लेकिन कैसी होती है? ये एक छोटे से पार्ट में आ जाती है क्योंकि ये कॉइल हो गया। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब एनिमल कैसा खाना खा रहे हैं उस पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हर्बीवोर जो हैं वो क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उनको खाने में जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। देखो भाई, कोई हिरन है, हिरन क्या खा रहा है? घास खा रहा है। तो वो घास खा रहा है, तो घास खा रहा मतलब सेलुलोज खा रहा है ना, क्योंकि उसमें सेलुलोज प्रेजेंट है और सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए क्या है? उसको एक लंबा रास्ता कवर करना पड़ेगा। इसलिए इनमें क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है लंबी होती है ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके। मीट जो होता है वो ईजियर टू डाइजेस्ट होता है, इसलिए जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे टाइगर, इनकी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। एक मिनट यार, ओके, बैटरी देख रहा था मैं, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस। इस लाइन को हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। देखो उसने क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से और पेनक्रियास से सिक्रीशन आता है, मतलब लीवर से जो कुछ बनेगा, पेनक्रियास से जो कुछ बनेगा डाइजेशन के लिए, वो कहाँ आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो समझो बात को, ये रहा अपना लीवर, सबसे पहले ये रहा लीवर, ठीक है। इसका मैं छोटा कर देता हूँ पहले। हाँ, अब देखो ये है लीवर, ये है पेनक्रियास, ठीक है।
लीवर से ये ट्यूब्स बन रही हैं, ये ट्यूब्स हैं बहुत सारी जो ऐसे है ना, तो ये ट्यूब्स देखो नीचे आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। हिपैटिक डक्ट क्योंकि हिपैटिक मतलब होता है लीवर, तो हिपैटिक डक्ट ये आ रही है। फिर ये क्या प्रेजेंट है, ये है गॉल ब्लैडर, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बाइल जूस होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाइल जूस आ जाएगा, तो इसे बाइल डक्ट बोलेंगे। ऊपर से कौन सी डक्ट आ रही है, हिपैटिक डक्ट जो लीवर से आ रही है, और ये कौन सी हो गई, बाइल डक्ट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। लीवर है, लीवर में क्या है, ये कई सारी डक्ट्स हैं, ठीक है, ये कई सारी डक्ट्स हैं, ये डक्ट ऐसे मिल रही है तो क्या बन गया, हिपैटिक डक्ट बन गया, ठीक है। फिर ये गॉल ब्लैडर है, ये वाला पोर्शन क्या है, गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस स्टोर्ड रहता है, तो ये बाइल जूस यहाँ से निकलेगा कहाँ, इधर आगे को, किसकी मदद से, सिस्टिक डक्ट की मदद से। ये कौन सी डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट जैसे मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बाइल डक्ट बन जाता है, ठीक है, ये हो गया बाइल डक्ट। तो ये लीवर से जो कुछ भी है वो यहाँ से आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पेनक्रियाज आ गया, तो पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक डक्ट है, तो जो कुछ भी सिक्रीशन होगा पेनक्रियाज में डाइजेशन के लिए वो कहाँ आ जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट में आ जाएगा, और यहाँ से इस डक्ट के थ्रू यहाँ आ जाएगा और इधर मिल जाएगा। तो देखो ऊपर से आ रहा है क्या, बाइल डक्ट, नीचे से क्या आ रहा है, पेनक्रियाटिक डक्ट, ये यहाँ पे मिल गए। जैसे यहाँ पे मिले तो ये ऐसे एक सीधी लाइन हो, सीधी डक्ट हो गई, जिसे बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लीवर, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियाज, डक्ट। तो लीवर से आ रही है ऐसे डक्ट और ये पेनक्रियाज से डक्ट आ रही है, तो ये दोनों मिल जाती है तो कॉमन क्या बन जाती है, कॉमन बाइल हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बन जाती है जो इंटेस्टाइन में निकल जाती है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, देखो द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। अब जो खाना आ रहा है स्टमक से वो तो एसिडिक है ना, क्योंकि चारों तरफ एसिड प्रेजेंट था, तो एसिडिक रहेगा, और उसको अल्कलाइन बनाना जरूरी है फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक के अंदर जो एंजाइम है जैसे कि पेप्सिन, पेप्सिन को काम करने के लिए चाहिए एसिडिक इन्वायरमेंट, बट लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स आएंगे जैसे पेनक्रियास से जो एंजाइम्स आएंगे उनको काम करने के लिए चाहिए होता है अल्कलाइन मीडियम, नॉट एसिडिक मीडियम। बट लेकिन ऊपर स्टमक से तो क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, वो एसिडिक है, तो उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा ना, तभी तो पेनक्रियाटिक एंजाइम काम करेंगे। तो बाइल जूस फ्रॉम द, एक मिनट, हाँ, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकॉम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। तो बाइल जूस जो है वो कहाँ से निकल रहा है, लीवर से निकल रहा है। तो ये जो बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, यहाँ से निकलता है। तो ये क्या करता है, जो फूड एसिडिक फूड आ रहा है ना उसको अल्कलाइन बना देता है, ठीक है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। अब हमारे ना जो इंटेस्टाइन है उसमें ना फैट जो होता है बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, तो उस पर एंजाइम्स जो है वो काम नहीं कर पाते। मतलब कोई फैट को तोड़ने वाला एंजाइम है वो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझना बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ये समझते हैं, देखो इसमें इसको समझने के लिए मेरे पास एक टॉपिक है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसको हमें किस में तोड़ना है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना है, जरूरी है तोड़ना, तभी क्या होगा, इन पे एंजाइम काम करेगा। ये जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स है ना इस पे एंजाइम काम नहीं कर पाता, तो उसको तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। वो कौन करेगा, बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में जो है वो ब्रेक हो गया। अभी जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं इस पे कौन काम करेगा, एक एंजाइम जिसका नाम है लाइपेजेस। क्या नाम है, लाइपेजेस। ये लाइपेजेस क्या करेगा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देगा। देखो यहाँ पे बाइल सॉल्ट क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट इन द चैप्टर 4। ये आप चैप्टर 4 में देखोगे। द पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेजेस फॉर ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। तो पेनक्रियाटिक जूस से दो चीज़ निकल रही है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज की हमने बात करी, लाइपेज क्या करता है, इस स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स पे काम करता है, ये वाला जो है, ठीक है, और फिर क्या करता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट कर देता है। और दूसरा कौन सा है, ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पे काम करता है और प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टाइड्स में, छोटे टुकड़ों में। तो देखो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हमने दो पढ़े, एक पेप्सिन एक ट्रिप्सिन। डिफरेंस क्या है, दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, पर पेप्सिन कहाँ पे काम करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट में, स्टमक में, और ट्रिप्सिन कहाँ पे करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अल्कलाइन मीडियम में। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड जो होती है उन्हें वो सिक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस, और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। फाइनल जो स्टेप है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना, उसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, फाइनल जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसे कौन कौन से हुए फाइनल डाइजेस्टेड फूड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये कहाँ, ये एब्जॉर्ब होने मतलब ये ब्लड में आने, तो ये कहाँ हो गए एब्जॉर्ब, फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय। तो जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें ना आपको फिंगर की तरह स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं विलाय, विच इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाय के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है विलाय स्ट्रक्चर, ऐसे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर एक दिखा दिया मैंने। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, और यहाँ पे लैक्टियल प्रेजेंट है। व्हाट इज लैक्टियल, लैक्टियल क्या होती है, एक लार्ज लिम्फ वेसल है, एक लार्ज लिम्फ वेसल है जिसे लैक्टियल बोलते हैं। लैक्टियल किसका एब्जॉर्प्शन करती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का, और ब्लड कैपिलरीज किसका करती है, अमीनो एसिड्स प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स है, जो क्या करता है, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। तो विलाई क्या करेगा, विलाई में जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करेगी, और फूड क्या है, पूरी बॉडी में हर एक सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड के थ्रू, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए काम आ जाएगी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ और रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज़, इसके काम आ जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सैंड हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ अभी। क्या बोला मैंने, लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये अनएब्जॉर्ब फूड आएगा ना, इसमें देखो लार्ज इंटेस्ट, सीधी और सिंपल बात, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, बहुत सारा विलाय प्रेजेंट है। वो विलाय क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, और एनस के थ्रू क्या होता है, जो बाकी वेस्ट वगैरह है वो बाहर आ जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो जो एनस होता है उसमें भी क्या होता है कि स्फिंक्टर होता है, जिसे बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। वो जब खुलेगा तो क्या होगा, जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो डाइजेशन वाला हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग था, ये हमने खत्म कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, यार मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय।